जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ जो कि साल भर में हुई हैं। और पहली न्यूज़ है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिजन। उससे पहले हम जान लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। हमें पता है एक मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना होता है और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बना होता है और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसी जो ये न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं का यूज़ करके हम एनर्जी बनाते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम लेते हैं हम, एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोजन आइसोटोप लेते हैं। तो एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटेरियम होता है। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटेरियम के पास एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आपस में जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एक जो है हीलियम बन जाता है, उसमें से निकल जाता है एक न्यूट्रॉन। इस तरीके से एनर्जी रिलीज़ होती है और यही फंक्शन जो है वो सन में होता है। सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसी तरीके से होती है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में मिलते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस एटम को न्यूट्रॉन से तोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन जब हिट करता है एक हैवी एटम पे तो ये आपस में टूट जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हम जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन में होता है ये प्रोसीजर, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। इसे मैं आपको एक चार्ट की मदद से भी समझा देता हूँ। जैसे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें लाइट आइसोटोप्स यूज़ होते हैं हाइड्रोजन के, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें हैवी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। तो आप समझिए कि ये एक चार्ट है और इसका जो ये स्टेबिलिटी का जो चार्ट है वो इस तरीके से बनता है। और ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो इसके बीच में होता है। ये जो शेडेड एरिया है इसके बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कोई भी एटम या न्यूक्लियस। तो इससे जो नीचे न्यूक्लियस होंगे वो लाइटर आइसोटोप्स हैं, और जो इसके बाहर हैं ये बहुत हैवी आइसोटोप्स हैं। तो हर कोई अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाने की कोशिश करता है। तो लाइटर वाले कंफर्टेबल जोन में आएंगे और हैवी वाले भी कंफर्टेबल जोन में आएंगे। तो जब लाइटर वाले कंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो ये 2-3 को एक साथ लेकर जाएंगे क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं। तो जब कंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो ये एक साथ मिलकर जाएंगे। वहीं पर जो ये हैवी आइसोटोप्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब ये कंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो ये आपस में टूट के जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से लाइटर आइसोटोप्स और हैवी आइसोटोप्स कंफर्टेबल जोन में जाते हैं और किस तरीके से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये मैन मेड होता है। यहाँ मतलब इंसान जो है वो क्रिएट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट चलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ के साथ ये एक तरीके से फ्यूल भी क्रिएट करता है। मतलब कंज्यूम करने से ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब इसमें कोई आइसोटोप यूज़ हुआ, ये यूरेनियम है और ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जा रहा है, तो ये बीच में टूटता रहेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। इसी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक चलता रहेगा। इसी को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला गया है। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें, इससे हमें ज़्यादा फ्यूल मिलेगा, लेस वेस्टेज होगी, और जो न्यूक्लियर वेस्टेज होती है वो कम होगी, और पावरफुल है, और प्लस इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है रेगुलर न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन दे दी है एक ऐसा रिएक्टर बनाने के लिए, और फिलहाल इसका जो है प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर बाद में इसका रियल रिएक्टर बनाएंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं। मैंने बता दिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। फिर देखते हैं इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। ये डॉक्टर होमी भाभा थे, तो ये फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहलाए जाते हैं। इन्होंने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया था 1950s में। तो 3 स्टेज देख लेते हैं। पहली स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी स्टेज है FBRs यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल, और तीसरी स्टेज है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं जो कि है U-238, और इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो प्लूटोनियम का निकलता है, प्लूटोनियम 239। फर्स्ट स्टेज में ये होता है। सेकंड स्टेज में इसमें जो फर्स्ट स्टेज से हमने प्लूटोनियम बनाया था उसी को एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं, और यही हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसमें हम प्लूटोनियम जो यहाँ से बनाया था उसी को फ्यूल को यूज़ करते हैं, और ज़्यादा हम प्लूटोनियम बनाते हैं यूरेनियम से। अभी सेकंड स्टेज जो है इंडिया में तैयार हो रही है, ऊपर हमने पढ़ा था, वो प्रोटोटाइप उसका बन रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगा फिर ये बहुत अच्छे एफिशिएंटली काम करेगा। थर्ड स्टेज है हमारी एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें थोरियम का यूज़ करेंगे, थोरियम 232, और
यूरेनियम को हम प्रोड्यूस करेंगे, थोरियम से यूरेनियम बनेगा और फिर ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज में क्या था, नेचुरल यूरेनियम लिया, वहाँ से हमने प्लूटोनियम बनाया। यहाँ पर हमने प्लूटोनियम का यूज़ किया और फिर और ज़्यादा यूरेनियम से हम प्लूटोनियम बना जाते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे थे। थर्ड स्टेज में हमने थोरियम लिया, थोरियम से यूरेनियम बनेगा, यूरेनियम से फिर प्लूटोनियम बनेगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेज हो जाएगा। इंडिया में 25% वर्ल्ड का थोरियम और यानी मोनेजाइट अवेलेबल है। 25% इसका रिजर्व है इंडिया के अंदर, जो कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बीचेस और रिवर में पाए जाते हैं। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं इंडिया के, जैसे रावत भाटा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में, फिर काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ये भी गुजरात में, फिर काइगा जनरेशन स्टेशन ये कर्नाटका में, मद्रास तमिलनाडु में, और कुंडनकुलम ये भी तमिलनाडु में, नरोड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, मतलब ये बनाया गया है। और मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमने रशिया की मदद से बनाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये क्या होते हैं देखते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो छोटे साइज़ के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लगभग 10 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं जो हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर होते हैं उसमें लगभग 10,000 मेगावाट पर यूनिट जनरेट होता है एनर्जी। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं 700 प्लस मेगावाट जो है वो लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो लगभग 300 मेगावाट तक है, और 10 मेगावाट से नीचे जो है वो माइक्रो रिएक्टर में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में 2024-25 के ये प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत स्मॉल रिएक्टर जो है वो बनाने की बात की है। भारत स्मॉल रिएक्टर जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा, लेकिन इसकी तरह काम नहीं करेगा। जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो फैक्ट्री मेड होता है और इजीली असेंबल हो जाता है, वहीं पर भारत स्मॉल रिएक्टर जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। मतलब इसमें जो है वो हैवी वाटर को यूज़ करेंगे एज अ कूलेंट। तो ये था हमारा भारत स्मॉल रिएक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम टोकामक जो है एक न्यूक्लियर फ्यूजन बनाने की बात करी जा रही है, यानी आर्टिफिशियल सन बनाने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो सन से कई गुना ज़्यादा निकलेगी। तो इसकी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क कर रहे थे, लेकिन अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क कर रहे हैं, जिसे हम टोकामक बोलते हैं। इंडिया इसका पार्ट है और एक इंटरनेशनली एक संस्था है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इसमें इंडिया पार्ट है और इसको बनाने में इंडिया भी हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर रीच टेम्परेचर 7 टाइम्स दैट द सन कोर। तो 7 गुना सन कोर से ज़्यादा टेम्परेचर इसने हासिल कर लिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, जो कि है 40 सेकंड्स के लिए। तो इन्होंने एक डिवाइस बना रखा है, एक ऐसा सर्कुलर सा डिवाइस बना रखा है जो कि इंसुलेटेड है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वो जनरेट की जा रही है ताकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। लेकिन अभी किसी भी कंट्री ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेबिलिटी नहीं पाई है, वो सिर्फ कुछ चंद सेकंड के लिए ही ये क्रिएट कर पा रहे हैं। अब ये जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ग्लोबल साइंटिस्ट पार्टनरशिप ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज़ हैं सारी, यूरोपियन यूनियन की 27 प्लस चाइना है, जापान है, इंडिया है, कोरिया है, साउथ कोरिया, रशिया है और यूएस है। ये फ्रांस में कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है ITER का, और इस पर फिर देखते हैं कब तक ये स्टेबिलिटी पा पाता है। अलग अलग कंट्रीज़ भी अपना अलग अलग टोकामक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चाइना ने बनाया, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया का है आदित्य टोकामक आदित्य। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर प्लांट, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी लॉन्च्ड इन गोबी डेजर्ट बाई चाइना इन 2025। तो ये थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो कि गोबी डेजर्ट में बनाएगा चाइना 2025 में। तो इसमें यूरेनियम को ना यूज़ करके थोरियम एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। थोरियम फिर कन्वर्ट होगा यूरेनियम में, यूरेनियम कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम में, और इस तरीके से काफ़ी देर तक एनर्जी चलती चली जाएगी, और जितना ये कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करता चला जाएगा ये पावर प्लांट। तो बहुत कम वेस्ट होगा और ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। इसकी खास बात क्या है, ये कूलेंट के लिए वाटर को यूज़ नहीं करेगा, ये लिक्विड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करेगा हीट पे, तो जिसकी मदद से वो एज ए कूलेंट ही काम करेगा। थोरियम बेस्ड रिएक्टर के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये यूरेनियम जो है बहुत रेयरली पाया जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, वहीं पर थोरियम जो है वो इजीली अवेलेबल है, प्लस ये केमिकली सेफ़ है और एनवायरमेंटली सेफ़ है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वेस्टेज करता नहीं है, ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी बचती नहीं है इसमें, ये सारा यूज़ हो जाता है लगभग। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्लस थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन सारे मामलों में इसलिए थोरियम को प्रीफर किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी ये, और ये जो है पहली ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी समिट थी जो कि ब्रसल्स बेल्जियम में हुई थी।
इस समिट में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट और डेवलप करने की बात की गई थी और 32 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इंडिया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इकोसिस्टम इज एस्टिमेटेड। तो मतलब इंडिया ने भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बनाने की बात की, उसके लिए कुछ फंड रेज किए हैं। और बताया गया है कि SBI कैपिटल मार्केट के द्वारा कि इंडिया को जो है 3.5 लाख करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी 2032 तक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो जानते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है। हमें पता है अलग अलग टाइप की बैटरीज आती हैं, जैसे लिथियम आयन सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलित है क्योंकि वो EVs में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ हो रही है। फिर सोडियम सल्फर बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है। लेड एसिड बैटरी जो है ये हमारी जनरली घरों में यूज़ होती है, जो हम इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं जनरली, तो ये वो है। तो ये 4 टाइप की बैटरीज हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चलाए हुए हैं बैटरीज़ का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना सकें। जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, इसमें जो कंपनीज होती हैं उन्हें फंडिंग दी जाती है। फिर है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिन्हें हम PLI भी बोलते हैं। इसमें जो कंपनीज़ हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए। फिर है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है सोडियम आयन बैटरी। साउथ कोरिया साइंटिस्ट डेवलप अ सोडियम आयन बैटरी दैट कैन बी चार्ज इन सेकंड्स। तो साउथ कोरिया ने ये सोडियम आयन बैटरी बनाई है जो कि चंद सेकंडों में ये चार्ज हो जाएगी। सोडियम आयन बैटरी जो है वो लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा एफिशिएंट है। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। सोडियम आयन बैटरी जो है, सोडियम जो है वो बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है, जबकि लिथियम जो है वो कुछ ही कंट्रीज़ में पाई जाती है, जैसे कि साउथ अमेरिका कंट्रीज़ जो हैं, पेरू, ब्राज़ील और इन सब जगह ये पाया जाता है लिथियम, जबकि सोडियम जो है वो हर जगह पाया जाता है। ये चार्जिंग फास्ट करता है, लिथियम आयन जो है स्लो चार्जिंग करता है। ये ज़्यादा सेफर साइड है सोडियम आयन, और ये लेस सेफ है। सेफ ये भी है लेकिन लेस सेफ है। और हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है, जिसकी वजह से ये आग जल्दी से नहीं पकड़ सकता सोडियम आयन बैटरी। और ये जो है इसका लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, जो कि अगर ज़्यादा गर्मियों में यूज़ किया या जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हो सकता है यहाँ पर ये आग पकड़ ले। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। इसमें जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें वाटर जो है H2O एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और जो हमारा हीट है उसे हम यूज़ कर लेते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन जो है वो एनोड में यूज़ होता है, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन जो है वो कैथोड में यूज़ होगा। ये जो है वो पॉल्यूशन भी बहुत कम करती है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब ना के बराबर होते हैं। तो MV सी चेन जो है एक वेसल है जो कि वर्ल्ड की पहली कमर्शियल पैसेंजर फेरी है, जो 100% ज़ीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलती है। तो इसकी मदद से हम ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ पहुंच सकते हैं उसके टारगेट पे, और पॉल्यूशन फ्री वेसल्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जिंक एयर बैटरीज। CSIR डेवलप ड्यूरेबल बैटरीज फॉर एनर्जी सॉल्यूशन इन रिमोट सब जीरो कंडीशन। तो CSIR ने एक बैटरी बनाई है जो कि सब जीरो कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा जहाँ होता है, जहाँ जीरो से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर किस तरीके से बैटरीज काम करेगी, मतलब वहाँ पर जो बैटरीज काम करेगी उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बैटरी बनाई है। जिंक एयर बैटरीज के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो है जिंक और ऑक्सीजन जो है वो एयर से रिएक्ट होगी, और जब एयर से रिएक्ट होगी तो एक तरीके से एनर्जी जनरेट होगी। ये जो है बहुत ही कम कॉस्ट पे बन जाती है, प्लस ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। तो पहाड़ों पे या जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ पर पॉल्यूशन का खतरा ना के बराबर रहेगा। प्लस ये लाइट वेट होती है, पोर्टेबल होती है, कहीं से कहीं पर भी ले जाओ, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टैंक टेक्नोलॉजी। IIT इंदौर हैज़ डेवलप्ड फुटवियर फॉर मिलिट्री पर्सनल बेस्ड ऑन टैंक टेक्नोलॉजी। तो IIT इंदौर ने जो है फुटवियर्स बनाए हैं, शूज़ या स्लीपर्स वगैरह बनाई हैं, जिसके चलने पे वो एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से, और वो एनर्जी फिर वो छुटपुट काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल चार्जिंग वगैरह, या फिर जो भी वो डिवाइसेस पहनते हैं, वॉच वगैरह इलेक्ट्रिक, तो उन सबको वो चार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वो कैरी करते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज होते हैं उनके पास, मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, उन्हें भी वो चार्ज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया गया है, जिसमें जब प्रेशर पड़ता है या चलते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। ये कुछ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह है कि जब किसी डिवाइस पे प्रेशर पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फिर प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वॉक करने से या फिर दौड़ने से शूज़ में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं हम और चीज़ों में। इसमें फ्रिक्शन का यूज़ हो रहा है, और पीजो इलेक्ट्रिक में प्रेशर का यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारी ये
एनर्जी से रिलेटेड, ऑल्टरनेटिव एनर्जी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थी साल भर की, वो खत्म होती है। और वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है इजीली, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी करवा दीजिए उन्हें शेयर करके। थैंक यू।